और जो बुढ़ापे की लाठी है वो छीन ली गई। अब हमें 1400 रुपये मिलता है, अब 5000 की दवा करता हूँ। माना कि कभी कभी नेता गलत बोल जा रहे हैं, नेताओं ने ही देश को खराब किया है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आगे बढ़कर मतदान जरूरी होता है। देखिए, बदलाव की लहर, जनता, महंगाई, बेरोजगारी और किसान के जो मुद्दे हैं उससे तो हमको ये लग रहा है कि निश्चित तौर से इस बार सरकार बदलनी चाहिए। पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में छठे चरण का मतदान है और 25 मई को मतदान होना है। आज हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास वर्ग के लोग हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर आपको हर उम्र के आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, वर्ग के लोग दिखाई दे रहे होंगे। खास बात यह है कि इसमें साहित्यकार हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं और समाजसेवी भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लोग पास जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनको सांसद कैसा चाहिए, क्या मानते हैं, किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं और कैसे सांसद। देखिए, पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि जो देश में मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, हम सब अपने घर से निकलें और मतदान करें। चूँकि मैं कभी भी हूँ तो मैं 4 पंक्तियाँ लोगों से आह्वान के रूप में करना चाहता हूँ कि बड़ी हुई बिटिया तो कन्यादान जरूरी होता है, अपने सब कर्मों का हमको ज्ञान जरूरी होता है। दुनिया में सबसे ऊपर ये विजयी विश्व तिरंगा हो, इसीलिए आगे बढ़कर मतदान जरूरी होता है, इसीलिए आगे बढ़कर मतदान जरूरी होता है। और बाकी आपने पूछा हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, तो हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि ये सभी धर्मों का देश है, सभी संप्रदायों का, कई जातियों का देश है, तो सबका सम्मान करने वाली हो, सबको साथ लेकर चलने वाली हो, सबका सुख दुख समझने वाली हो, न बहुत ज़्यादा पूंजीपतियों के साथ हो, न बहुत ज़्यादा गरीबों के साथ हो, न बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, न बहुत ज़्यादा आर्थिक हो। अच्छा, अभी आप बता भी रहे थे कि सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, कवियों का भी, साहित्यकारों का भी, क्योंकि आप लोग जो कमाते हैं वो बहुत कम है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप लोग के लिए भी कोई बजट सरकार बाकायदा तैयार करे। अभी आप लोग के बीच में चर्चा जी, सच्चाई तो यही है ना कि यह देश कवियों, कलाकारों, साहित्यकारों का ही रहा है। हमारे ऋषि मुनि ने जितनी हमारी बातें की हैं वो वैदिक मंत्रों में कही हैं, और वैदिक मंत्र जो है चौपाइयों और छंदों में है। देश की आज़ादी में कवियों, कलाकारों, नौटंकी कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव प्रचार तो इनसे करवाती हैं अपना, नुक्कड़ नाटक में हर जगह गायक कलाकारों को, लेकिन इनके लिए कोई आर्थिक बजट, कोई विशेष पैकेज नहीं रखती। ठीक है, आर्थिक बजट नहीं रखती सरकार, ये कहना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहिनी श्रीवास्तव। जी मोहिनी जी, क्या करती हैं आप? मैं लोक गायिका हूँ, सिंगर हूँ। क्या मानती हैं, किस तरह का आपको सरकार चाहिए या उम्मीद है, सांसद किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या समस्याएं आप लोग को आती हैं? हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जो कि समाज का ध्यान रखे, संस्कृति का ध्यान रखे, हमारे समाज में जो भी परंपरा है उसका विशेष ध्यान रखे, ऐसी सरकार चाहिए। संतुष्ट हैं आप इस सरकार से जो अभी चल रही है या और कुछ बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव अभी और बाकी है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी महंगाई है उसको कम कर दें। जैसे पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। किचन भी महंगा हो गया, किचन भी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो महंगाई ज़्यादा है ये आपके हाँ, स्कूल की पढ़ाई, किताब कॉपी, ये सब बहुत ज़्यादा महंगी है। अब समझिए, एक बुक हम लोग लिए हैं अभी 476 रुपये की, जिसमें सिर्फ ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है। ए फॉर एप्पल में अल्फ़ाबेट की बुक इतनी महंगी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि कुछ कम करवा दें, कम से कम हम लोग के बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक महिला की आवाज़ है जो कह रही है कि महंगाई के साथ साथ जो शिक्षा है वो भी अब महंगी हो गई है। जी, आप भी कवि हैं? जी मैं जी, और डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल मेरा नाम है। जी, क्या मानते हैं, क्या होने वाला है 24 में? 24 में होगा तो वही जो पहले हो चुका है, अर्थात सरकार लौटेगी, ये तो पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी शिकायतें तो हो सकती हैं, जैसे महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है, कोरोना काल के बाद भारत में भी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, तो हालत बहुत ख़राब है। इवन चाइना की हालत ख़राब है। तो अगर सब कुछ देखा जाए, तो अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो 140 करोड़ लोगों को संभाल पाना भी बड़ा कठिन है। 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो के हिसाब से भोजन के लिए राशन भी दिया जा रहा है, तो संभाला तो गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारी समस्या हल हो गई। बेरोजगारी है,
पढ़े लिखे लोगों की संख्या है तो उनको काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। किसानों की समस्या है, अभी भी उनको ठीक दाम नहीं मिल रहा है, बनिया खरीद ले जा रहा है। 12,000 रुपये कुंटल अरहर का दाम आज की तारीख में। तो इतनी अगर महंगी दालें होंगी तो कैसे होगा। लेकिन पशु छोड़े जा रहे हैं, उनका नियंत्रण नहीं हुआ, नील गाय हैं चल रही हैं, तो इससे खेती का भी नुकसान हो रहा है। यद्यप सरकार ने अभी 5 किलोवाट तक का बिजली का बिल माफ़ कर दिया, ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री है, नहर की सिंचाई फ्री है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा तो ये मानना है कि जो लघु सीमांत कृषक हैं, छोटे, उनकी एक निश्चित पेंशन बना देनी चाहिए, जो एक खेती के काम में लगे। उनकी सुरक्षा तो रहे कि उन्हें 2,000 रुपये 3,000 रुपये महीने मिलेगा, कम से कम खेती के समय जब वो खाली हैं तो उस 3,000 से अपने बच्चों को तो पाल लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों सांसदों की बात करें, फूलपुर की और इलाहाबाद सीट की, तो दोनों में महिला थी जी, तो क्या उन दोनों ने काम किया इन 5 सालों में? आप 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया था। रीता जी तो पढ़ी लिखी महिला थीं, क्या उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर भी थीं। सरकार को ज़रूरत पड़ी थी सीट के लिए, इसलिए उनसे मंत्रालय लेकर उन्हें सांसद बनाया गया था। फिर केंद्र में मंत्री बनाना जाना चाहिए था, तो ये नौबत ही नहीं आती कि किस कैंडिडेट मतलब कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है काम किया है। जी भाई साहब, आप क्या मानते हैं कि क्या उन्होंने काम किया यहाँ पर रीता जी? हम तो कुछ नहीं देखे हैं। जो हम देख रहे हैं, जब से रीता जी आई हैं करछना लोकसभा में, तो गिनती का यही हमको लग रहा है, यही हम कह सकते हैं कि 1 ठे या 2 ठो ट्रांसफार्मर अपने मत से दी हैं। उसके बाद करछना विधानसभा में या जितने भी 5 विधानसभा हैं, वहाँ तो हम समझते हैं कि विशेष उज्जवल का क्या उज्जवल है? उज्जवल, देखिए उज्जवल भविष्य वो अपनी बात की बात है, ये सब अपना टाइटल बोलते हैं उज्जवल भविष्य, लेकिन उन्होंने, उनके पिताजी जब थे, उन्होंने बहुत काम किया है। कहने वाले तो कहते हैं क्या किए हैं। अच्छा, जब नहीं किए हैं तो जितना ओवरब्रिज है और इधर रोड है, पंदेउरा से जो ये कर्मा से होते हुए पंदेउरा जा रही है रोड, ये माननीय रेवती रमन सिंह की देन है, उन्होंने दिलवाया ठीक था। है, ये देन है, ये बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी काम गिनाए हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, क्या मान रहे हैं कि क्या ये सब काम हुए हैं? और क्या कैंडिडेट? देखिए, उज्जवल भाई की पहचान उनके पिताजी की वजह से है। और जमुना पार भर में, हाँ ठीक है, वो 2 बार विधायक थे, अभी जमुना पार करछना तक का सीमित थी। पिछले 10 सालों में, और निश्चित तौर पर रेवती रमन जी सीनियर नेता हैं और 40 साल यहाँ रहे हैं, लेकिन जो 10 साल में जमुना पार में विकास हुआ है वो एकदम दिख रहा है। जमुना पार की तस्वीर एकदम बदल गई है। ये जो उनके कार्यकाल में जो सड़क भाई साहब गिना रहे हैं, उसमें मैंने आंदोलन किया था, गड्ढे थे पूरा करछना, वहाँ गोहनिया से लेकर के करछना तक और करछना से लेकर के कोहार घाट तक ना, एकदम गड्ढे थे, कोई चल नहीं सकता था। तो सड़क की हालत तो उनके कार्यकाल में, इवन उनके गांव जाने वाली जो बराव की सड़क थी, अभी 3 महीने में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन करके अभी हमारी सरकार ने बनाया है, तो वो नहीं बन पाई थी। सबसे बुरी हालत तो बराव की थी, उनके जो गृह उनका गांव है, कोई सड़क नहीं थी, उधर जाने में हालत ख़राब हो जाती थी। तो मोदी सरकार ने 10 साल में जहाँ देश की तस्वीर बदली है, वहाँ हमारे जमुना पार में तो ड्रामेटिक चेंज हुआ है। ये तो सड़क की बात है, बहुत हाईवे बने, और यहाँ से किसी कल्पना नहीं की गई थी। करछना से आप रामपुर से कोहार घाट तक, उसके बाद कौन घाट तक, इतनी बढ़िया सड़क, लड़ियारी तक आप एक, ये तो सरकार ने कर लिया, और हर दिशा में सड़क, बिजली, और बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है कि अब थोड़ी बहुत झोपड़ियाँ बची जहाँ पानी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा कि उज्जवल ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नीरज त्रिपाठी जी को लाया गया है, केशरीनाथ त्रिपाठी के वो पुत्र हैं, तो वो कितना जो है भार आम आदमी के दिल में रखेंगे या क्या रखेंगे, क्योंकि अभी तक उनका कोई ऐसा सामाजिक कार्य नहीं आया है। ये भी आप लोगों की चुनौती है। देखिए ऐसा होता है, ये भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, यहाँ नीतियों पे है। नीरज जी उस परिवार से है जिनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इसके पहले वो कोई ठेकेदार और ये सब नहीं थे, और वो बहुत बड़े पंडित जी बहुत बड़े वकील भी थे। उस ज़माने में उनकी 1 लाख रुपए फीस थी, और बहुत बड़े नेता भी थे। तो वो अकेले लड़के थे, वकालत करते थे, गवर्नमेंट अधिवक्ता थे, तो इसमें कोई बुरा नहीं था ना। उनके न रहने के बाद सबकी इच्छा हुई
कि वो सोशल तो थे ही, सबसे उनका किसी का उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो अच्छी बात थी, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, तो एक अनडिस्प्यूटेड आदमी को टिकट दिया गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। जीत के दावेदार हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं, क्या जीत के दावेदार हैं नीरज त्रिपाठी है? देखिए, ये तो इलाहाबाद लोकसभा की जनता तय करेगी और अभी से किसी को नहीं कहा जा सकता कि वो जीतेंगे या उज्ज्वल रमण जी जीतेंगे। हम लोगों ने पिछले कई पंचवर्षीय से भाजपा सरकार का भी शासनकाल देखा है, अन्य सरकारों का भी शासनकाल देखा है। उज्ज्वल रमण जी का मैंने 2 विधानसभा और मंत्रालय रहते हुए उनका कार्यकाल देखा है, उनके पिताजी का भी कार्यकाल देखा है। तो पिछले इस 2 पंचवर्षीय को छोड़ करके मैं दोनों पंचवर्षीय मतलब लोकसभा सीट जिसमें भाजपा के सांसद हुआ करते थे, मैंने उनकी भी सरकार देखी। और मैं जमुना पार की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा विकास कार्य इन सरकार में इनके सांसद द्वारा नहीं कराया गया है। चाहे वो आप सांसद का गोद लिया हुआ गांव का देखने की बात करिए तो एक भी आप गांव नहीं दिखा पाएंगे जो सांसद गोद लिए हों और उस पर आप चल के दिखा दीजिए। 24 में क्या देश में होने वाला है और प्रयागराज में क्या होने वाला है? देखिए, बदलाव की लहर, जनता, महंगाई, बेरोजगारी और किसान के जो मुद्दे हैं उससे तो हमको ये लग रहा है कि निश्चित तौर से इस बार सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बदलेगी। कारण क्योंकि मोदी जी का ऐसा काम है, देश विदेशियों में ऐसी नीति है उनकी, मतलब विदेशों में जो इतना मान सम्मान है, इस वजह से मोदी पे ऊपर एक पूरे देश का, पूरे जनता का इतना विश्वास है कि वो मोदी के ऊपर कभी जो जितने सांसद हैं, जैसे नीरज त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं, वो नीरज त्रिपाठी कम पर्सनल मोदी जी की वजह से वोट ज्यादा पर है, इसलिए मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। इनका कहना यह है कि मोदी जी की वजह से ही जो लोग हैं वो जीतेंगे। 400 पार हमारे साथ जी, मतलब आप ये बहुत, आपने चुनाव देखे होंगे, बहुत उम्र भी आपकी ऐसी है कि आपने कई देखा होगा। क्या मान रहे, क्या होने वाला है प्रयागराज में? प्रयागराज में तो वही होगा। अब सब जो आदमी पहले कमल पे दे रहे हैं तो कमल पे ही जीत होगी, लेकिन कोई कमल पे जीत होने के बाद कोई बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा कि होने वाला है। पिछले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा हुआ है कि किसी भी मज़दूरों को फ़ायदा नहीं मिले। मज़दूर विरोधी है बीजेपी पार्टी, मज़दूर विरोधी पार्टी है। ये मैं कहूँगा, जब जब सत्ता में आई है, 2003 में सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, तो हर कंपनी यहाँ से लेके सारी कंपनियों में VRS लगा दिया गया, सबको ज़बरदस्ती VRS दिया गया और वहाँ पे सारे लोगों को ख़त्म किया गया। जहाँ पे ITI जैसी कंपनी, BPCL, ITI, TSL जैसी कंपनियाँ थी जो हमारे कांग्रेस पार्टी की देन थी, कोई नहीं कहता कि किसकी देन है। ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के समय। क्या होगा प्रयागराज में, क्या होगा इलाहाबाद सीट से? इलाहाबाद सीट से अब वो तो दत्तक पुत्र के रूप में आए हैं, मृतक आश्रित में आए हैं। अच्छा, कौन आया है? नीरज त्रिपाठी जी मृतक आश्रित में आए हैं। अब वो जो जितना उनको सम्मान मिलना होगा मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। वो मृतक आश्रित में आए हैं। हाँ, उनको वो इस लोकसभा सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो न करछना के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कौन जी जीत। तो खाली कमल की हो सकती है अगर होना हो। एज ए पर्सनल उज्ज्वल रमण इज ए वेरी गुड पर्सन। ठीक है, उज्ज्वल जीत सकते हैं ये कह रहे हैं भाई साहब। क्या मांग रहे हैं आपकी, क्या होने वाला है? पिछले 10 साल में पूरे प्रयागराज में अभूतपूर्व जो है विकास हुआ है और उसकी वजह से भाजपा बहुत अच्छे ढंग से जीत रही है, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास ही एक स्थानीय करछना का मैं रहने वाला हूं और माननीय कुंवर साहब का करछना से बहुत लगाव रहा है शुरू से 50 साल से ही, लेकिन उनके द्वारा एक भी रोड का करछना ग्राम में कोई एक रोड उनका नहीं दिया गया है। सिर्फ दूसरे के नाम पर पथरा गढ़वा को काम करते थे, उनका विकास हुआ है। उनके घर बराव आज रोड बन रही है। 40-50 में इतना भद्दा इतिहास उपचुनाव हुआ कि सी पोलिंग का चुनाव कराया गया उज्ज्वल जिताने के लिए। मतलब ये धन बल बाहुबल कि हमसे हमेशा जीतते रहे हैं, अब वो खत्म हो गया तो उनका प्रदेश सब लगभग खत्म है, जीतने की संभावना उनकी नहीं है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतेगी। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मतलब आप बताइए कि क्या होने वाला है इस समय? सर ऐसा है, हम तो एक बोलिए। हम एक साहित्यकार हैं, कवि हैं। इतनी समझ तो है कि नेता क्या कर रहा है, देश को कहाँ ले जा रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ कार्य देश के नेता अच्छे भी कर देते हैं। जैसे मोदी जी का
कुछ काम मुझे बहुत पसंद आया। जैसे 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ परिवार को 1 बीघे की खेती मोदी सरकार करके बिना लागत के उन्हें दे रही है। उनका पेट भर रहा है, उनके घर 100 करोड़ 80 करोड़ जनता के घर अनाज जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। इसको छोटा काम जो मानते हैं वो छोटा नहीं है। दूसरी बात, सड़कें हमारी बहुत अच्छी हुई हैं। तीसरी बात, हम भय मुक्त हैं। आज कहीं किसी को भय नहीं है, इसका आभास हमको भी होता है, चलने वाले लोगों को होता है। तो ये काम ठीक है। माना कि कभी कभी नेता गलत बोल जा रहे हैं, नेताओं ने ही देश को खराब किया है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने मोदी जी के लिए लिखा था, मैं साहित्यकार हूँ तो थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा कि मोदी जी एहसास कराया है आपने, जगाया है आपने हम बेसहारा लोगों को, कृषकों के हौसले को बढ़ाया है आपने, जगाया है आपने हम बेसहारा लोगों को। एक बंद पढ़ना चाहूँगा, केवल आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर उस संकट काल में न होते तो ये देश कहाँ चला जाता, ये देश 50 साल पीछे चला जाता। लेकिन वही एक व्यक्तित्व है कि आज इस देश को फिर से संभाल के एकदम सामने वाली सीढ़ी पे ला दिया है। तो मैं उनके लिए पढ़ना चाहूँगा कि संकट के उस मसीहा के हम साथ रहेंगे, हम मोदी 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 कहेंगे। संकट में अगर मोदी न होते तो क्या होता, हर बुद्धिमान से यही सवाल करेंगे। सबको अनाज मुफ्त दिलाया है आपने, खिलाया है आपने हर बेसहारा लोगों को। क्या बहुत बहुत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबरेज अहमद है। हाँ, कभी कभी उनकी जो कभी कभी भाषण, चुनावी दौर है, अभी राजस्थान बोले तो कुछ पीड़ा हुई क्योंकि मैं समाज के साथ जाता हूँ, ऐसा भी थोड़ा सा बहुत सम्मान। अहमद भाई, बहुत आपने बहुत अच्छी जो है गीत जो है कवि के माध्यम से आपने सुनाया, बहुत अच्छा है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो, हाँ, भय मुक्त है। हमें अंदाजा है, अभी खीरी में जो कांड हुआ, खीरी जल गया होता, कर्मा में जो बात हुई, कर्मा जल गया होता, लेकिन कुछ नहीं होने पाया, कहीं भी दंगा नहीं होने पाया। ये मोदी और योगी की देन है, चाहे जो करें। बिल्कुल हमारे अहमद भाई हैं, सही कर रहे हैं। बता रहे हैं कि योगी और मोदी की देन है जो बवाल नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि मोदी और योगी की देन है जो बवाल नहीं हो रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन पूरी तौर से इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता कि मतलब बवाल कम हुए हैं या फिर चोरी नहीं हो रही है या रहजनी नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो रही हैं। सरकार कुछ मुद्दों पे हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा करेगी। सरकारें हैं, सभी अपना अपना वो रखती हैं सुशासन। अगर आप बात करेंगे तो ये कह रहे हैं रहजनी नहीं होती या रास्ते में कुछ नहीं होता, तो वो भी देन अखिलेश सरकार की है कि 10-100 और डायल 100-112 की व्यवस्था वो अखिलेश सरकार की देन हुई है। आज अस्पताल से मरीज जा रहा है तो 102 की व्यवस्था वो अखिलेश सरकार की, मोदी सरकार की व्यवस्था नहीं है ना, उनकी देन है। अगर व्यवस्थाएं अस्पताल में अच्छी हुई हैं, पुलिसिया व्यवस्था अच्छी हुई है, तो वो भी अखिलेश सरकार की ही देन है। अखिलेश सरकार की देन ये मान रहे हैं कि हुई है। आप क्या मान रहे हैं कि क्या अखिलेश सरकार की देन है या फिर मोदी योगी है? मोदी योगी तो देखो, हम राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का मैं प्रखर कवि हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुसमाकर। मैं सांस्कृतिकवाद और राष्ट्रवाद का पक्षधर हूँ। जो देश के विकास में पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ समर्पित होकर कार्य करता है, उसे हम पसंद करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपने वक्तव्य के माध्यम से, कुछ कमियां जरूर हैं। मैं कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारी था, सेवानिवृत्त हो गए हैं। कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। ये हमें एक शिकायत है कि हम 40 साल तक सेवा करते हैं सरकार की, और रिटायर जब होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है, जो सामाजिक कवच है, और जो बुढ़ापे की लाठी है, वो छीन ली गई। अब हमें 1400 रुपये मिलता है, अब 5000 की दवा करता हूँ महीने में। ये समस्या है हमारे। एक शिकायत है कि हमारे आवारा पशु, ये नीलगाय और ये सांड आधा खेती खत्म कर दे रहे हैं। मतलब कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और आपका जो है और जो है आवारा पशु जो है वो दूर किया जाए। ये मतलब आप बताइए क्या करते हैं आप? भाई साहब, मैं केमिस्ट हूँ
और यहीं करछना में मेरी केमिस्ट की दुकान है। जी, क्या मानते हैं क्या होने वाला है? देखिए इस चुनाव में तो अगर क्षेत्रवाद से हटकर सोचा जाए, जहाँ तक मेरा मानना है, तो राष्ट्र के जो विचारधारा हम लोग की होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति अपने, तो मोदी सरकार द बेस्ट। और क्षेत्र में जो अभी नीरज जी आए हैं और उज्जवल जी आए हैं, तो उज्जवल जी खराब नहीं हैं, और लेकिन एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस हैं और अपेक्षाकृत नीरज के। हाँ, लेकिन ये है कि जो ये सरकार है, सरकार में जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि जैसे कि नेताओं को जो पेंशन मिल रही है, हाँ, और जो कर्मचारी हो रिटायर होने के बाद कुछ नहीं पा रहे हैं, ये गलत नीति है हमारे ख्याल से। या तो नेताओं की भी पेंशन बंद कर दी जाए, और भाजपा के लिए मैं ये कहूँगा कि चुनाव चाहे जितने चरणों में हो, लेकिन मेरा वोट, हमारा वोट श्री राम के चरणों में पड़ना चाहिए। जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर आम जनता के साथ साथ जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। और ये अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं, 25 मई को चुनाव होगा और उसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित होंगे, तो परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।